नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस बीकानेर पर दोस्तों। और मैं बात करना चाहता हूं कि देखो दोस्तों, अपनी हिंदी की जो जितनी भी क्लासें हो रखी है, अब अपने एक दो और क्लास है हिंदी की, उसके बाद में हिंदी अपनी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो आज जो हिंदी की क्लास होने वाली है दोस्तों, उसका क्या नाम है? तो आज जो होने वाली है हिंदी की क्लास, उसका नाम है समास। ठीक है दोस्तों, समास आज की क्लास का नाम है। अब बात करते हैं कि दोस्तों, समास को आज अपने डिटेल में पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, किसके साथ में? ट्रिक के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो आप 10 से 15 मिनट का जो ये वीडियो रहेगा, उसको एकदम बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों। और आप यकीन मानिएगा कि आपसे आगामी जो परीक्षा होगी, उसमें से हिंदी का एक भी क्वेश्चन यानी समास का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन अब स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, तो देखो समास, देखो दोस्तों, समास की बात करें, देखो समास, तो समास कहते किसको है, पहले तो ये समझना होगा। तो देखो दोस्तों, समास, समास किसको, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का मतलब होता है छोटा करना यानी कम करना, घटाना, संक्षिप्त करना, कम करना। अर्थात दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे। ठीक है दोस्तों, यानी दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप यानी ऐसा छोटा रूप जो जो पदों का क्या है, समान अर्थ धारण करे। जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा अगर आपको बताऊं दोस्तों, जैसे हमने बोला राजा का पुत्र, क्या बोला? राजा का पुत्र। तो वो ना बोल के अपने सीधा ऐसे ही तो बोल सकते हैं राजपुत्र। तो वो भी, उसका भी मान एक, मतलब उसका जो वो भी समान ही होगा ना। जैसे राजा का पुत्र या राजपुत्र, दोनों में से एक कह दो। तो बात करते हैं समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण करना, घटाना, संक्षिप्त करना, कम करना। अर्थात दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे, उन्हें हमने क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि दोस्तों, ये समास होते कितने प्रकार के? ठीक है दोस्तों, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो दोस्तों, समास पहले अगर देखें तो समास के भेद, समास के भेद इसमें बता रखा है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास, यानी चार प्रकार। तो अब आप कहोगे सर, चार प्रकार के नहीं होते समास, तो छह प्रकार के होते हैं। तो अब बात करते हैं, देखो नोट, नोट पढ़ते हैं दोस्तों कि प्राचीन समय में विद्वानों ने द्विगु और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, प्राचीन समय में, लेकिन वर्तमान में उसे अलग करके छह भेद कर दिए गए। यानी प्राचीन समय में अगर बात करें कि द्विगु और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास के अंदर जोड़ दिया गया था, लेकिन अभी बात करें अपने वर्तमान की, तो वर्तमान में क्या हो गए, वापिस इनको अलग कर दिया गया है। तो अपने चार और दो कितने हुए? छः। यानी अब अपने कितने अर्थ पढ़ने वाले हैं? इनके छः अर्थ पढ़ने वाले हैं, यानी छः भेद पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब समास के अंदर देखो दोस्तों, एक चीज होती है वो अपने समझते हैं पहले। तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष से कौन सा था? कर्मधारय समास, और कर्मधारय से कौन सा? द्विगु समास निकला है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान में रखना, बाकी अपने अलग अलग पढ़ने वाले हैं। अब बात करें पदों की प्रधानता। अब आप कहोगे सर पद क्या होते हैं? जब अपने कोई वाक्य बोलते हैं तो उसके अंदर पद होते हैं दोस्तों। तो पद क्या होता है? दो पद ऐसे होते हैं, जैसे एक होता है प्रधान खंड और एक होता है गौण खंड यानी छोटा। तो प्रधान खंड जैसे मुख्य अर्थ पर बल पड़े, है ना, मुख्य अर्थ पर बल पड़ता है, तो उस पद को क्या बोलते हैं? प्रधान खंड बोलते हैं। और अर्थ का बल नहीं पड़ता है तो उसे अपने क्या बोलते हैं? गौण खंड बोलते हैं। अच्छा, जो प्रधान खंड होता है दोस्तों, उसे अपने पूर्व पद भी बोलते हैं, यानी पहले का पद। अच्छा, और जो गौण खंड होता है दोस्तों, उसको अपने उत्तर पद बोलते हैं, यानी बाद का पद। पूर्व पद यानी पहले का पद और उत्तर पद यानी बाद का पद। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, डिटेल से पढ़ने वाले हैं। द्वंद्व समास, अब आप कहोगे सर द्वंद्व समास के अंदर प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा कैसे होती है दोस्तों? क्योंकि इसमें दो पद होते हैं, अपने पढ़ा है ना कि दो पद होता है, एक प्रधान पद और एक गौण खंड, यानी प्रधान खंड और गौण खंड यानी मुख्य। अब इसमें बात करें दोस्तों कि द्वंद्व समास का मतलब क्या है, आपको ट्रिक के साथ में पढ़ना है। द्वंद्व का मतलब, द्वंद्व नाम कैसे लिखा जाता है? ऐसे ही तो लिखा जाता है द्वंद्व। तो देखो इसमें दे कितने आ रहे हैं? दो आ रहे हैं। दे कितने आ रहे हैं? दो आ रहे हैं। तो इसका मतलब समझो दोस्तों, इसका मतलब ये होता है, मतलब द्वंद्व, इसको अपने को समझना है कि द्वंद्व समास कैसे होगा और किन शब्दों को अपने द्वंद्व समास कहेंगे। तो दोनों का जो दोनों पद होंगे ना, इसमें मुख्य पद और उत्तर पद, ये दोनों के दोनों, प्रधान खंड और गौण खंड, ये दोनों के दोनों मुख्य होंगे, यानी दोनों पे बल पड़ता है।
अच्छा, इनको जोड़ने के अंदर इनका उपयोग होता है, देखो दोस्तों, और, अथवा, या, एवं, बीच में आएंगे। यानी ऐसे शब्द क्या आते हैं, बीच में आते हैं, यानी जब दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों इनके बीच में क्या आते हैं, और, अथवा, या, एवं। ठीक है। अब देखो जैसे भाई बहन, तो भाई बहन, तो भाई बहन का क्या हुआ, भाई और बहन, यानी और क्या कर रहा है, भाई और बहन को, दोनों शब्दों को जोड़ रहा है। गंगा यमुना, तो गंगा और यमुना। ठीक है। पाप पुण्य, आचार विचार, माँ बाप, खरा खोटा, आगा पीछा। तो इसमें क्या है सर, अगर अपने को पूछते हैं कि बताओ पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे द्वंद्व समास है, यानी पाप और पुण्य दोनों दोनों जो इसमें पद है वो दोनों के दोनों ही प्रधान है दोस्तों। ठीक है। जैसे आचार विचार, माँ बाप, माँ और बाप, खरा खोटा, खरा और खोटा, आगा पीछा, आगा और पीछा। ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि द्वंद्व समास कैसे होता है। द्वंद्व का आपको ट्रिक याद रखनी है कि द्वंद्व के अंदर दो दे आते हैं। कितने दे आते हैं, दो दे आते हैं। तो दोनों के दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे दोस्तों। और जैसे भाई बहन में द्वंद्व समास, गंगा यमुना में द्वंद्व समास, पाप पुण्य में, आचार विचार में, माँ बाप में, खरा खोटा में, आगा पीछा। ठीक है दोस्तों, इनमें क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। अब थोड़ा और पढ़ते हैं दोस्तों कि इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है कि विशेष में, यानी पूछ ले धर्माधर्म में। धर्माधर्म का मतलब क्या होता है, धर्म और अधर्म। भाई धर्म और अधर्म ही हुआ। ठीक है दोस्तों। धर्माधर्म का मतलब क्या होता है, धर्म और अधर्म। ठीक है। तो इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा दोस्तों। पाप पुण्य, सॉरी, पापा पाप, पापा पाप का मतलब होता है पाप और अपाप। तो इसमें भी क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। लाभा लाभ, यानी लाभ और अलाभ, यानी दोनों में क्या होगा, द्वंद्व समास होगा दोस्तों। अब पहचान कैसे करनी है, द्वंद्व समास में दोनों पदों का संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द्वंद्व समास में दोनों पद होते हैं वो या तो संज्ञा होंगे, या सर्वनाम होंगे, और या क्रिया होंगे दोस्तों। ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका है दोस्तों। अब बात करते हैं द्विगु समास की। तो देखो द्विगु समास किसे बोलते हैं। द्विगु समास अपने को ट्रिक याद रखनी है कि द्विगु आपने देखो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ऐसी भाषा बोली जाती है, जब गिनती बोलते हैं ना ग्रामीण क्षेत्र में, तो ऐसे बोलते हैं, एक गो, दू गो, ती गो, चौ गो, पाँच गो, छः गो, ऐसे बोलते हैं। तो द्विगु का आप द्विगो याद रखो, है ना, दुगो। दुगो का मतलब, अब आप कहोगे सर ये तो संख्यावाची बात हो रही है, यानी संख्या की बात हो रही है। तो द्विगु समास से आप ट्रिक याद रखो कि इस समास में पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाची होता है ना, द्विगु यानी दुगो। तो पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। पहला पद तो संख्यावाची होगा दोस्तों, और दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा। जैसे पंचवटी, तो पंच का मतलब पांच, वटी। चौराहा, यानी चौ किसे बोलते हैं, चार, चौराहा। दोपहर, दुपट्टा, नवग्रह, नवरात्रि, इनमें कौन सा समास है, द्विगु समास है दोस्तों। समझ में आया कुछ, यानी पहला शब्द होगा संख्यावाची और दूसरा शब्द होगा प्रधान। ठीक है। जैसे पंचवटी, चौराहा, दोपहर, दुपट्टा, नवग्रह, नवरात्रि आदि। ठीक है। जैसे आप देखो, पहला पद आप कहोगे सर संख्यावाची, और दूसरा पद यानी उत्तर पद बोलते हैं तो प्रधान होगा दोस्तों। समझ में आया कुछ। अब देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे तीसरा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में ये डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, परंतु दो पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे हो, तो उन्हें अपने क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास बोलेंगे। दोनों पद तो क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, लेकिन उन दोनों पदों से कोई तीसरा पद बनता है, वो क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है दोस्तों। यानी दोनों पद तो क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, लेकिन अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं, उन्हें अपने को कहते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। तो इधर देखो, जैसे चतुरानन, तो चतुरानन यानी चार आनन है जिसके। दशानन, 10 आनन है जिसके, कौन, रावण। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु। जैसे त्रिनेत्र, 3 आंखों वाले, है ना, कौन, शिव भगवान। पांचाली, पंचानन, है ना, 5 मुख है जिसके। त्रिभुवन, पीताम्बर, पीताम्बर किसको बोलते हैं हमने, कृष्ण को बोलते हैं ना पीताम्बर। नीलकंठ शिव को बोलते हैं। लंबोदर गणेश जी को बोलते हैं। यानी आप ऐसा समझो कि दो पद जब आप बोलोगे, यानी आप बोलो नीलकंठ, तो नीलकंठ किसको बोलते हैं,
नीलकंठ बोलते हैं शिव को, तो उनका तीसरा जो शब्द होगा, पद होगा, वो प्रधान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 31। जैसे अब कुछ संख्यावाची भी आते हैं, जैसे 31 को अपने क्या बोलते हैं, 1 और 30। ठीक है। 21 को 1 और 20, 61 को 1 और 60, है ना। चक्रपाणी हो गया, चंद्रमौली हो गया। यानी एक ट्रिक याद रखो दोस्तों, जब भगवान का नाम आ जाए ना, तो आपको बहुब्रीहि ही समास होगा उसके अंदर। क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा दोस्तों। ठीक है। जब भगवान का नाम आ जाए तो आपको अगर ऑप्शन में दे रखा है, जैसे मान लो कोई जैसे नाम आया नीलकंठ, और नीचे दे रखा है ऑप्शन के अंदर बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, तो आपको बहुब्रीहि करना है, क्योंकि जो अधिकांश शब्द भगवान के जो जितने भी शब्द है ना, अधिकांश वो किस में आते हैं, वो बहुब्रीहि समास में आते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपने बात करते हैं चौथे समास की। तो देखो चौथा भेद कौन सा है इसका, कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है दोस्तों। कभी कभी दोनों पद विशेषण हो जाते हैं, यानी पूर्व पद यानी पहले का पद तो क्या होगा, अप्रधान हो जाएगा, और उत्तर पद यानी बाद का पद क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। जिस पर मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान बोलते हैं, जिस पे मुख्य बल नहीं पड़ता है उसे अप्रधान बोलते हैं। यानी पहले का पद अप्रधान हो जाएगा और उत्तर पद क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। जैसे महादेव, तो महान है ना, महादेव यानी पहला पद क्या है, विशेषण है, यानी महान देवों में जो देव है उसे अपने क्या बोलते हैं, महादेव। तो महादेव में कर्मधारय समास, पीताम्बर में, नीलकमल में। अब देखो नील क्या बता रहा है अपने को, विशेषण बता रहा है ना, विशेषता बता रहा है, और कमल क्या हो गया, कमल एक प्रधान पद हो गया। ठीक है दोस्तों। और नील क्या है, उसकी विशेषता, तो नीलकमल, नीलकंठ, नीलगाय, परमानंद, बड़भागी, यानी बड़भागी का मतलब होता है बड़े भैया, और महात्मा, महान आत्मा, अधपका, अधापका, लाल पीला। अब देखो आप कहोगे सर ये लाल पीला है, ये तो द्वंद्व आएगा ना, इसमें द्वंद्व नहीं आएगा दोस्तों। लाल पीला सुख दुख आपको क्या करना है, आपको कर्मधारय ही करना है। आपको लाल पीला या सुख दुख आ जाए तो द्वंद्व मत कर देना। ठीक है दोस्तों। लाल पीला सुख दुख में क्या आएगा, कर्मधारय समास आएगा दोस्तों। उसके बाद में देखो दोस्तों पांचवा जो समास है उसका नाम है अव्ययीभाव समास। क्या नाम है, अव्ययीभाव समास। अव्ययभाव का समास का मतलब होता है पहला पद क्या होगा, अव्ययवाची होगा। अव्ययवाची, अब आपको सर अव्यय हमें समझ में नहीं आता, अव्यय क्या होता है, तो देखो अव्यय क्या होता है, यानी कुछ शब्दों के आगे जैसे यथा, यथा लगा होता है, कईयों के आगे प्रति लगा होता है, अनु लगा होता है, आ लगा होता है। ठीक है। देखो जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति से क्या हुआ, यथाशक्ति, यथा धर्म, यथा शीघ्र, यथा, इनके आगे क्या लगा है, ये यथा है जो अव्यय लगाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अव्यय लगा हुआ है। उसके बाद प्रति से देखो प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रत्येक, प्रतिमाह। ठीक है दोस्तों। अनु से देखो अनुगमन, अनुरूप, अनुचर, अनुसार। आ से देखो आमरण, आगमन, आगंतुक। तो ये जो आगे शब्द लग रहे हैं इनको अव्यय बोलते हैं। और ऐसे शब्द जैसे यथा दिख जाए आपको, प्रति दिख जाए, अनु दिख जाए, आ दिख जाए। ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अव्ययीभाव समास करना है, यानी इनके आगे क्या लगा हुआ होता है, कोई ना कोई अव्यय लगा होता है। जैसे देखो धीरे धीरे, अब धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी। अब आप कहोगे सर धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, तो इसमें द्वंद्व कर दे, नहीं द्वंद्व मत करना, क्योंकि द्वंद्व में नहीं आता। धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, ये किस में आता है, अव्ययीभाव समास के अंदर आता है। अब लाल पीला सुख दुख तो किस में आता है, कर्मधारय समास के अंदर। और बहन भाई माता पिता किस में आते हैं, द्वंद्व समास के अंदर। और धीरे धीरे, बार बार और कभी कभी, ये किस में आते हैं, अव्ययीभाव समास के अंदर आते हैं दोस्तों। ये थोड़े बहुत फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद में देखो तत्पुरुष समास दोस्तों, लास्ट जो है भेद इसका समास का, वो है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास का मतलब क्या होता है, यानी पूर्व पद तो क्या होता है, सहायक होता है दोस्तों, हेल्पर होता है, लेकिन उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। यानी पूर्व पद यानी पहले का पद तो सहायक होता है, और उत्तर पद यानी बाद का पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे देखो दोनों पद किसी ना किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। तत्पुरुष समास के अंदर जो दोनों पद होते हैं वो किसी ना किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। जैसे देखो दोस्तों अभी आपको समझ में आ जाएगा, जैसे हमने पढ़ा राजा का पुत्र, तो क्या हुआ, राजपुत्र। तो राजा का पुत्र, का, देखो का क्या कर रहा है, इस राजा और पुत्र को जोड़ रहा है, तो राजा का पुत्र, तो का है वो कारक चिन्ह हो जाएगा दोस्तों। जैसे राजा की रानी, तो राज रानी, तो राजा की रानी, तो की क्या है इसमें कारक चिन्ह है।
रोग से ग्रस्त यानी रोगग्रस्त, तो रोग से ग्रस्त से क्या है इसमें कारक चिन्ह है दोस्तों। घोड़े पर सवार, तो पर इसमें क्या है कारक चिन्ह है, ठीक है, घुड़सवार हो जाएगा इसके बाद। अब देखो तत्पुरुष समास के कुछ भेद पढ़ते हैं दोस्तों। तो देखो तत्पुरुष समास के भेद, अब वो आपने पढ़ रखा होगा वैसे तो कक्षाओं के अंदर, लेकिन और पढ़ लेते हैं। तो देखो कारक का नाम और कारक चिन्ह, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, और संप्रदान के को लिए, अप्रदान से अलग, और संबंध का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, ऊपर। तो ये शब्द क्या है कारक चिन्ह है दोस्तों, तत्पुरुष समास के अंदर ये पूछे जाते हैं। अब देखो कारक चिन्ह है, तो अब इसको पढ़ते हैं अपने। जैसे देखो, जैसे गिरेकट, तो गिरेकट यानी गिरे को काटने वाला, गिरेकट किसको बोलते हैं, गिरे को काटने वाला। स्वर्गवास, स्वर्ग को वास। मन चाहा यानी मन से चाहा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखो मन से चाहा, तो से क्या इसमें कारक चिन्ह है, स्वर्ग को वास यानी को क्या इसमें, को क्या है इसमें, इसमें कारक चिन्ह है। गिरे को काटने वाले यानी गिरे को, तो को क्या इसमें कारक चिन्ह है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कि तत्पुरुष के 3 अन्य भेद भी पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं दोस्तों, वैसे तो नहीं पूछे जाते लेकिन कभी कभी पूछे जाते हैं। यानी तत्पुरुष समास के 3 अन्य भेद भी होते हैं, अपने को पढ़ना है दोस्तों। जैसे नई तत्पुरुष, नई तत्पुरुष का मतलब होता है जिसके प्रारंभ में ए या अन उपसर्ग हो, है ना, उसे अपने क्या बोलते हैं नई तत्पुरुष। नई का मतलब आप ऐसे समझो, नई का मतलब नेगेटिव यानी नकारात्मक, नई का मतलब नकारात्मक, इतना याद रखो सिर्फ। यानी तत्पुरुष के 3, तत्पुरुष समास के 3 अन्य भेद माने जाते हैं, जो कि पहला है नई तत्पुरुष। नई तत्पुरुष का मतलब नेगेटिव या नकारात्मक। जैसे अब देखो, अब नकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा तो उसमें या तो ए लगेगा या अन लगेगा। जैसे अनदेखा, अनसुना, अनहित, अनबोला, अनबन, अशुद्ध, अविवेक, असमर्थ, तो सारों में देखो नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद देखो दोस्तों प्रादि तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष का मतलब होता है प्र आएगा, इसमें क्या आएगा प्र जो है वो उपसर्ग आएगा दोस्तों। जैसे प्रमाण, प्र से प्रमाण, प्रचलित, प्रमेय, प्रखर, तो प्र अगर उपसर्ग आ जाए तो वो क्या हो जाएगा प्रादि तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो बात करते हैं तीसरे तत्पुरुष समास की, तत्पुरुष के अन्य भेद की। अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष कभी कभी दोस्तों पूछा जाता है। जैसे देखो युधिष्ठिर और मनसिज, युधिष्ठिर और मनसिज, इनको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना दोस्तों, ये एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं कि युधिष्ठिर और मनसिज है वो कौन से समास के अंदर आते हैं। तो वैसे तो तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं, लेकिन आपको डिटेल में पूछ ले तो वो हो जाएगा अलुक तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों। अब मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी समास की। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आगे से आगे शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।